फॉरेन की कंट्री में सोशल मीडिया पर झूठ बोले जाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया आकर उसको सही करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में इसका ठीक ऑपोजिट देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में मेन स्ट्रीम मीडिया खुद ही झूठ बोलता है और सोशल मीडिया पर आकर उसको सही किया जाता है। ग्लोबली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग की लिस्ट में 180 कंट्री में से इंडिया 150 रैंक पर आता है। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर यही स्ट्रीम मीडिया ब्रिटिश जमाने में होता तो ब्रिटिश सरकार आसानी से इस मीडिया को खरीद लेता और मीडिया के थ्रू हमें ये यकीन दिला देता कि ब्रिटिश सरकार भारत के लिए कितना फायदेमंद है। क्योंकि गांधी जी किसी की घर घर में नहीं गए थे अपनी बात को रखने के लिए, मीडिया ही एकमात्र जरिया था जिसके थ्रू गांधी जी ने अपनी बात को पूरी देश की जनता के सामने रखा था। 30 मार्च 2022 यूपी में 12th क्लास की इंग्लिश का एग्जाम पेपर लीक हो गया था और जब 2 रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो हिंदू डेली और अमर उजाला की 2 रिपोर्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साल 2019 में न्यूज चैनल की प्राइम टाइम डिबेट को लेकर एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में जी न्यूज में टोटल 50 डिबेट हुआ था। जिस डिबेट में 12 मुद्दे पर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया, 19 मुद्दे पर ऑपोजिशन को अटैक किया गया, 13 मुद्दे पर मोदी की तारीफ की गई है और 4 मुद्दे पर राम मंदिर के बारे में बात की, 1 मुद्दे पर बिहार फ्लड के बारे में बात किया और 1 बैंक स्कैम के बारे में बात किया था। यानी सिर्फ 50 डिबेट में से 2 ही ऐसा डिबेट था जो कि एक्चुअली में काम का था। इंडिया टीवी पर 53 डिबेट में से 13 मुद्दे पर पाकिस्तान को अटैक किया गया, 11 मुद्दे पर ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया गया, 11 मुद्दे पर मोदी की तारीफ की गई है, 1 मुद्दे पर मिशन चंद्रयान के बारे में बात किया गया। यानी कि 53 डिबेट में से सिर्फ 1 ही डिबेट था जो कि काम का था। न्यूज 18 में 18 डिबेट पर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया, 28 डिबेट में ऑपोजिशन को अटैक किया गया और 5 डिबेट में राम मंदिर के बारे में बात किया। इस न्यूज चैनल को देश की इशू से ज्यादा पाकिस्तान की इशू में ज्यादा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान पर यह हो गया, पाकिस्तान पर उसको मार गिराया। साल 2018 में कोबरा पोस्ट ने जर्नलिज्म के ऊपर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। कोबरा पोस्ट एक इंडियन नॉन प्रॉफिटेबल न्यूज वेबसाइट है। इनका काम ही रहता है स्टिंग ऑपरेशन और जर्नलिज्म के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। कोबरा पोस्ट की जर्नलिस्ट पुष्प शर्मा ने अपनी नेम और पहचान को बदलकर 36 मीडिया हाउस के पास पहुंचे और एक बड़ी रकम के बदले में डिबेट पर रिलीजियस की मुद्दा को उठाने के बारे में डील किया था, जिस डील में ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउस एग्री कर गए थे। बाद में कोबरा पोस्ट ने इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो को पब्लिश किया है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो फुटेज को देख सकते हो। पुष्प शर्मा को साल 2010 में एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से साल 2011 में वियना में इंटरनेशनल प्रेस अवार्ड दिया गया था और ये कोई छोटी अवार्ड नहीं था जिसको खरीदा जा सकता है, ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल अवार्ड था। न्यूज चैनल की हेडलाइन पर अगर आपने कभी गौर किया तो उस हेडलाइन पर हमेशा एक बदले की भावना छुपी हुई देखने को मिलता है। जैसा कि कुछ न्यूज चैनल की हेडलाइन के बारे में अगर बात किया जाए तो आज तक की हेडलाइन है ये पॉक वापस दे दे इमरान, विपक्ष पड़ा है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जी न्यूज की हेडलाइन है मेरा राम वर्सेस तेरा राम। न्यूज 18 की हेडलाइन है मोदी का प्राण पाकिस्तान का चीरहरण, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, मंगल भवन अमंगल हरी, राम मंदिर की करो तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन आज वही 4th पिलर एक पॉलिटिकल पार्टी में बदलती हुई दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो गया और इसके पीछे क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मीडिया का एक्चुअली पर्पस क्या है, मीडिया का काम क्या है। तो पत्रकारिता के सिद्धांत को कुछ अधिक बुनियादी नियम द्वारा प्रभावित किया गया है। न्यूज लोगों की जिंदगी में एक रोल अदा करता है। समाचार कम्युनिकेशन का वो हिस्सा है जो हमें बाहरी दुनिया की बदलती हुई इंसिडेंट और आने वाली प्रॉब्लम के बारे में रूबरू करते हैं। इथिक जर्नलिज्म का 4 मेन रूल रहता है और जर्नलिज्म हमेशा न्यूट्रल होता है, जैसा कि गवर्नर का काम रहता है। इथिक जर्नलिज्म लोगों को पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक नैतिक पत्रकार हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता है। इथिक जर्नलिज्म का जो पहला रूल है सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट, यानी कि जो भी न्यूज को पब्लिश किया जाए पहले उस रिपोर्ट की जांच करना चाहिए, उस रिपोर्ट में कितना सच्चाई है उसके बाद ही उस रिपोर्ट को टेलीकास्ट करना चाहिए। अगर मीडिया की न्यूट्रलिटी के बारे में बात किया जाए तो साल 2014 से मीडिया की न्यूट्रलिटी धीरे धीरे खोने लगा था और आज की डेट में अगर न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें तो मीडिया हाउस से न्यूट्रलिटी पूरी तरह से गायब हो चुका है। कोई भी न्यूज चैनल को उठाकर देख लीजिए, जैसा कि एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, जी न्यूज, नवभारत, सभी न्यूज चैनल रूलिंग पार्टी का गीत गाते हैं और अपोजिशन को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन
अगर एंकर को देश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ सवाल पूछ लेता है तो बजाय उस सवाल की जवाब देने की वो एंकर उसी इंसान को सवाल पूछता है कि तुमने या फिर आपने राहुल गांधी को क्यों नहीं सवाल पूछा। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि राहुल गांधी एक्चुअली में है कौन? क्या देश का प्राइम मिनिस्टर है, या फिर देश चलाने की प्रायोरिटी राहुल गांधी के पास है, या फिर देश का पावर राहुल गांधी के पास है? सवाल तो उन्हीं को पूछा जाएगा ना जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में नहीं बैठे उसको सवाल पूछकर देश की जनता को क्या हासिल होने वाला है। साल 2014 से पहले न्यूज चैनल पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखने को मिलता था, लेकिन इलेक्शन में चुनाव जीतने के बाद मीडिया हाउस का या फिर एंकर का इतना हिम्मत नहीं होता कि नरेंद्र मोदी के सामने जाकर कुछ सवाल पूछ सके। और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं होता, कुछ ऐसा गिने चुने इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर माननीय प्रधानमंत्री को यह सवाल पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? अब इस सवाल से देश की जनता को क्या फायदा होने वाला है कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं? क्या आम खाने की तरीका जानना इतना ही जरूरी है देश के लिए? जी न्यूज पर एक इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री का, तो उस इंटरव्यू में सवाल एंकर ने तैयार किया था या फिर प्रधानमंत्री की ओर से ही सवाल तैयार करके लाया गया था, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री को एक सवाल पूछा गया था कि आपके अंदर एक फकीरी दिखाई देता है, ये फकीरी आता कहाँ से है? एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहाँ से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? तो मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर फकीरी किसको कहा जाता है। क्या उस आदमी को फकीर कहा जाता है जो कि 10 लाख का सूट पहनता है और 1,40,000 का चश्मा पहनता है? उस आदमी को अगर फकीर कहा जाए तो भगवान करे ऐसा फकीर सबको बना दे। इन सब चीज से तो एक चीज तय है कि मीडिया अब पूरी तरह से बिक चुका है। अगर पॉइंट नंबर 1 के बारे में चर्चा करें तो गोदी मीडिया कुछ ऐसा न्यूज पब्लिश करता है जिसका रियलिटी के साथ दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जी हिंदुस्तान ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान में नहीं रुक रही है हिंदुओं पर जुल्म, मामूली बात पर हिंदू महिलाओं को लाठी डंडे से पीटा गया, पीड़ित हिंदुओं को कहीं नहीं हो रही है सुनवाई। अब लास्ट लाइन को सुनने के बाद इंडिया में रहने वाले ज्यादातर हिंदू लोगों के मन में मुस्लिम जाति के खिलाफ एक नफरत की भावना ऑब्वियसली पैदा होने वाला है। लेकिन अगर इस न्यूज की सच्चाई के बारे में गौर किया जाए तो जब जांच किया गया तो पता चला कि ये न्यूज पूरी तरह से फर्जी था। जो महिलाओं को पीटा जा रहा था वो महिला एक्चुअली में मुस्लिम था और ये लड़ाई हो रहा था कुछ जमीन की विवाद को लेकर लड़ाई हो रहा था। गोदी मीडिया की कारनामा को देखिए, झूठ न्यूज फैलाने के लिए आगे आ जाते हैं लेकिन जो सच्चाई है उसको दिखाने की हिम्मत ही नहीं होता है। मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहता हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काम के बारे में खुद ही कितना ज्यादा तारीफ किया कि उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया था यूपी में जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ किया था। हो सकता है उन्होंने काम किया तारीफ के काबिल है, तारीफ करना काम किया तो तारीफ कर सकते। एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। लेकिन वही एक्सप्रेस है जिसको यूपी की शान कहा जाता था, वो एक्सप्रेसवे 11 महीने के अंदर 2 बार धंस चुका है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसको प्रधानमंत्री यूपी की शान कहता था, वही एक्सप्रेसवे 11 महीने के अंदर 2 बार धंस चुका है। पहली बार तो हालात थोड़ा सा बदतर था लेकिन इस बार बहुत ही खराब था क्योंकि एक चलती हुई कार एक्सप्रेसवे की गड्ढे में गिर गया था और उसके ऊपर और 3 कार चढ़ गया था। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की शान, यूपी की कमाल कहा था। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार धंस गया है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। सड़क धंस जाती है, गाड़ी उसमें चली जाती है और पीछे से 4-5 गाड़ियां आती हैं, उसे टक्कर मारती हैं। लेकिन गोदी मीडिया की इतना हिम्मत नहीं कि इस न्यूज को छाप सके। और दूसरा और एक एग्जांपल है, झारखंड की बीजेपी लीडर सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने उनकी घर में काम करने वाली एक आदिवासी महिला के ऊपर लगातार टॉर्चर करता रहता था। और उन्हीं सीमा पात्रा ने अपनी ट्विटर अकाउंट की बायो में लिखा रखा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसकी टॉर्चर की इस इंसिडेंट को उनका ही खुद के ही बेटे ने पुलिस अधिकारी को बताया और बाद में पुलिस अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन गोदी मीडिया की इतना भी हिम्मत नहीं है कि उस न्यूज को छाप सके। और क्यों, इसका रीजन सभी को पता है। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखने को मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही उद्घाटन किया था, जिस ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस लग गया था। आप आईसीएफ की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कि जिस ट्रेन को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस लग गया था,
वो ट्रेन भैंस के साथ टकराने की वजह से 2 बार चकनाचूर हो गया है। पहला इंसिडेंट में ट्रेन की अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, लेकिन जब दूसरा एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में उतना घायल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रेन का कुछ हिस्सा अंदर की ओर दब गया है। भारत की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ कि भैंस के साथ ट्रेन की टकराव की वजह से ट्रेन ही जख्मी हो गया है। एक चीज तो ये समझ में नहीं आता है कि ट्रेन लोहे से बनाया जाता है या फिर आजकल ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गोदी मीडिया का ये हिम्मत नहीं है कि इस न्यूज को पब्लिश कर सके। इथिक्स जर्नलिज्म की पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात किया जाए तो मिनिमाइज हार्म, यानी कि जितना हो सके कम वायलेंस फैलाना। किसी न्यूज को अगर पब्लिश करने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल या फिर वायलेशन फैल सकता है, तो उस न्यूज को जितना हो सके मॉडिफाई करने के बाद ही उस न्यूज को पब्लिश किया जाए, ताकि कम से कम वायलेंस फैले। न्यूज पढ़ने के टाइम एंकर की ओर से किसी भी तरीके की कोई भी भड़काऊ भाषण ना आए, या फिर अगर एंकर अपनी कोई भी ओपिनियन रखता है न्यूज पढ़ने के टाइम, तो वो ओपिनियन हमेशा सोच विचार के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी आया और बोल दिया, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और लाखों लोग इसको सुनते हैं। लेकिन अगर वायलेंस के बारे में बात किया जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है न्यूज चैनल से ही। कोई भी न्यूज चैनल हो, उस न्यूज चैनल पर देश की जो मेन इशू है, जैसा कि बेरोजगारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के बारे में कभी भी डिबेट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ऐसा टॉपिक पर डिबेट रखते हैं जिस टॉपिक का एक्चुअल में कोई भी मतलब नहीं है। महंगाई की बात होती चुप हो जाते हो। महंगाई की बात पर पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हम एकदम नहीं बोलेंगे। कमाल रोड को बदलने का अंग्रेजों के साथ होगी नहीं, खुद देखिए अंग्रेजों के साथ रोड को बदलने का विषय आया, यही प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, हमारे साथ डिबेट बोलने दीजिए समझ। और कुछ ऐसा लोगों को, गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं रहता है और शाम को आकर स्टूडियो पर लड़ने लग जाता है, और एंकर दूर से बैठकर इस पूरी चीज का मजा लेते हैं। और जब माहौल ऐसा लगता है कि ठंडा होने वाला है, तो एंकर दूर से और एक सवाल कर देता है, जिससे माहौल फिर से गर्म हो जाता है। इन लोगों की डिबेट का टॉपिक देखकर ही हंसी आती है। 100 साल की पुराना इतिहास को उठाकर लड़ने लग जाते हैं। कोई कहता है अकबर गलत था, कोई कहता है ताजमहल हिंदुओं का टेम्पल था। बोले कम से कम इस चीज को तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमारा पहचान है। और अगर कोई ऐसा हिस्टोरियन भी कहता है या फिर दावा करता है कि ये झूठ था, तो भी उस चीज पर गौर करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा आदमी इतिहास को गलत ठहराता है जिसको खुद ही इतिहास के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। वक्त के लिए, अगर एक वक्त के लिए दोनों की राय को सही मान लिया जाए, तो क्या इससे क्या हासिल होगा? क्या उनको कुछ फायदा होने वाला है या फिर देश की जनता को कुछ फायदा होने वाला है? करंट टॉपिक पर न्यूज चैनल पर कभी भी डिबेट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर अगर होता है तो भी डिबेट, तो टॉपिक कैसा रहता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब टॉपिक रहता है। और 2 ऐसा लोगों को बुला लिया जाता है स्टूडियो पर जो आकर डिबेट करता है। दोनों अपने जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डिबेट में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो तो छोड़ ही दीजिए, कभी कभार डिबेट का अंदर ही हाथापाई तक हो जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक रिलीजियस उस डिबेट में जीत गया, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इससे क्या हासिल होने वाला है? या फिर दोनों की बात को सही मान लिया जाए कि हिंदू की तरफ से जो भी डिबेट करने के लिए आया है वो भी सही है, मुस्लिम की तरफ से जो भी डिबेट करने के लिए आया है वो भी सही है, तो इससे देश की जनता को क्या हासिल होने वाला है? या फिर जो लोग डिबेट करने के लिए आए हैं उनको क्या हासिल होने वाला है? क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा? क्या भूखमरी खत्म हो जाएगी? क्या इन्फ्लेशन अचानक घट जाएगा? इथिक्स जर्नलिज्म का जो तीसरा रूल था वो है एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर आउटसाइड एक्टिविटी से जितना हो सके दूर रहे। पैसे की बदले में जो भी न्यूज मिलता है उस न्यूज से हमेशा दूर रहे, या फिर उस न्यूज की सच्चाई के बारे में पहले जांच कीजिए, उसके बाद ही उसको टेलीकास्ट करें। मीडिया को हमेशा रूलिंग पार्टी का दुश्मन कहा जाता है, यानी कि मीडिया हमेशा रूलिंग पार्टी से सवाल पूछता रहता है। लेकिन आज की डेट में मीडिया रूलिंग पार्टी की फेवर में है और अपोजिशन को अपना दुश्मन बनाकर अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए लगा हुआ है। डिबेट की टाइम एंकर की भाषाओं की ओर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि डिबेट में जो भी आग लगता है उसकी चिंगारी आती है एंकर की ओर से ही। रूलिंग पार्टी कितना भी बुरा करे, उसकी काम से कितना भी जनता को नुकसान हो, लेकिन उसका फायदा बताने के लिए है जी न्यूज। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता की मजबूती को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कार्जन ने हिंदू और मुस्लिम को लड़वा दिया था, जिस लड़ाई ने वक्त के साथ साथ इतना बड़ा आकार लिया कि हमारी वतन को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। और आज यही काम करने की जिम्मेदारी ले रखी है इन मीडिया हाउस ने। अब एक्ट इंडिपेंडेंटली शब्द मीडिया हाउस से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो भी पत्रकार नैतिक पत्रकारिता करना चाहता था उन सभी को न्यूज चैनल से हटा दिया गया या फिर जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनमें से कुछ पत्रकार है अजित अंजुम, अभिषेक शर्मा, दीपक शर्मा, पुण्यप्रोशन वाजपेयी, प्रज्ञा मिश्रा। इन लोगों ने अपनी जर्नलिज्म की काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया।
इथिक्स जर्नलिज्म का चौथा रूल है अकाउंटेबल। इसके लिए काम के प्रति निष्ठा और लगाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस काम में आपको ट्रोल मीम के साथ साथ जान से मारने का भी धमकी दिया जाता है। जब मीडिया हाउस खुद ही पूरी तरह से रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो अकाउंटेबल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देश के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया पूरी तरह से गायब हो गया है। अब मीडिया का बस एक ही काम रह गया है कि लोगों की ब्रेन वॉश करते जाओ और जिस न्यूज से ज्यादा वायलेंस फैलता है उसी न्यूज को बार बार टेलीकास्ट करते जाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें और लोगों की मन में एक नफरत की भावना पैदा हो और सच्चाई से धीरे धीरे लोग दूर होता जाए, ताकि सच्चाई के साथ लोग रूबरू हो ही नहीं पाए। सरकार ने कोई भी फैसला लिया या फिर कोई काम किया तो उस काम को अगर कोई गलत मानता है तो एंकर चढ़ जाते हैं उसको ये बात मनाने के लिए कि नहीं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, सरकार ने जो भी कहा या फिर जो भी किया वो सही किया। कहा जाता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन ये सिर्फ आज की डेट में बोलने के लिए या फिर किताबों में रह गया है। आज की डेट में डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे गायब होने लगा है, क्योंकि ऊंची आवाज पर झूठ बोलने पर तालियां मिलता है और सच बोलने पर एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ मीडिया की सच्चाई की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।